बुनियादी सुविधा पहुंचाने का काम किया, चाहे सैनिटाइजर हो कि गाँव में जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। लेकिन इस देश के अंदर बहुत ही कम लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है। वहाँ के जनजातियों को प्रभावित करने के लिए नक्सली कारण नहीं है। पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज की साझा इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज के दोनों संवाददाताओं को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जो भी संबंधित विषय की सवाल करेंगे मैं उसका जवाब देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि झारखंड में जनजातीय उत्थान के लिए और विकास के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, क्या ये ज़मीनी स्तर पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है? देखिए, आज़ादी के बाद से बहुत सारी क्रांतियाँ लाने की सरकार ने योजनाएं की जी। चाहे वो कृषि के लिए कई प्रकार के हरित क्रांति से लेकर के कई क्रांति लाया गया लोग। गरीब उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई गई। जनजातियों के विकास के लिए भी, उत्थान के लिए भी, प्रगति के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई। परंतु पिछले 65 वर्षों में ऐसा कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दिया। चाहे झारखंड के जनजाति हो या देश के अन्य प्रदेश की जनजाति हो, उन लोगों की समस्याएं यथावत बनी रही, जिसके कारण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लोग पलायन होता रहा। ये जो माइग्रेशन का सबसे बड़ा सवाल जनजातियों के बीच में है और जनजातियों के बीच में यह माइग्रेशन कई प्रकार के हैं। एक तो कि उनको रोजगार नहीं है, जिसके कारण लोग पलायन होते हैं। दूसरा जो है कि अगर थोड़ी बहुत उनके पास हुनर होगी तो स्वतः वो बड़े शहरों में अपना हुनर के लायक काम के लिए जाते हैं। और तीसरा एक के जंगल पहाड़ नदी नाला में रहने के कारण जनजातियों का दूसरा एक पलायन का कारण ये भी है कि जैसे प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है और उस नदी के किनारे कई ऐसे जनजाति गांव बसे हुए हैं। लेकिन उस नदी की जो प्रकृति है, उस नदी का जो नेचर है, उसकी अगर जानकारी लें तो यह दिखाई देता है कि अगर इस वर्ष में नदी इस तरफ से कुछ गांव को बहाते हुए अपना रास्ता बना लिया तो दूसरे वर्ष में और किसी और दूसरे गांव की तरफ से अपना रास्ता बना दिया, तो वहाँ पर जो है उनका जमीन, खाता, पर्चा सब चीज़ है, लेकिन वो कहाँ चला गया? नदी में चला गया। स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोग जो है किसी जगह जो खाली जगह देखेगा वहाँ पर जा कर के वो रहेंगे, पलायन वहाँ से कर जाएंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो है मतलब वहाँ माइग्रेशन का यह कारण है। लेकिन इस माइग्रेशन कैसे रोका जाए, इस दिशा पर पिछले दिनों की सरकार ने कभी भी सोचा नहीं, प्लान भी नहीं किया, योजना नहीं किया। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जनजातियों का उत्थान, प्रगति, समृद्धि के लिए पलायन को रोकने के साथ साथ उनके लिए जो है रोजगार, और रोजगार के साथ ही पलायन रुकेगा। इसलिए निश्चित रूप से मैं ये बता सकता हूँ कि अब जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इसका जो है रचनात्मक योजना यही हो सकता है कि योजना है कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल। आप जानते होंगे कि जनजाति लोग जो है जंगलों के अंदर रहते हैं, जंगल के आसपास के गांव में रहते हैं, तो उनके पास पहले से, अभी नहीं पहले से, जो वन क्षेत्र में रहने कारण वनोत्पाद जो वस्तुएं हैं
वनोत्पाद की जो चीज़ें हैं उसको कैसे संकलित किया जाए, कैसे संग्रह किया जाए और उसका कैसे मतलब प्रोसेसिंग किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, इस दिशा पर अब काम होने की संभावना है और कहीं कहीं प्रारंभ भी हो गया है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से वन धन योजना चला रही है। वन धन योजना में वहाँ पर रहने वाले गांव के लोग समिति बनाएंगे, वन उपज को वो जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उसकी बाज़ार की भी व्यवस्था ट्राइफेड के माध्यम से, जनजाति कल्याण मंत्रालय के माध्यम से ये सारी योजनाएं हो रही है। कई जगह कार्य शुरू हो गए हैं और आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले दिनों आज़ाद भारत में इस प्रकार से योजना नहीं बनी थी। आज़ाद भारत में पहली बार देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से मंत्रालय गठन करके इस प्रकार के रचनात्मक कार्य को प्रारंभ किया और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं बताना चाहता हूँ दूसरा कि ये तो उनके जो है अपने क्षेत्र, अपने जगह की जो वनोत्पाद जो चीज़ें हैं उसको ये आगे कर रहा है। लेकिन सबसे और महत्व की बात है कि जब तक जनजाति ठीक ढंग से शिक्षित नहीं हो जाते हैं, साक्षर नहीं हो जाते हैं, कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं लेते हैं, तब तक वो संसाधन रहने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि यहाँ उनके लिए विशेष स्पेशल कोई शिक्षण मतलब इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसके चलते भारत सरकार ने जनजाति मंत्रालय के माध्यम से एकलव्य मॉडल स्कूल खोलना शुरू कर दिया है। और यह जनजाति ब्लॉक में हर जगह, हर ब्लॉक में खुलेगा। अभी जो है 750 ऐसे देश भर में इस वित्तीय वर्ष में खोलने की योजना है और वो लगभग प्रक्रिया में चल चुका है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद ऐसे सारे स्कूल बनना शुरू हो जाएंगे और जब वहाँ के गांव के जनजाति बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में देश दुनिया की बातों को समझेंगे। और आज जो है डिजिटल दुनिया हो गया है और इस डिजिटल दुनिया में हमारा भारत भी डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है। एक गांव का किसान का बच्चा हो, एक आदिवासी बच्चा हो, वो सब लोग जो है अपने नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और स्वयं से किस प्रकार से स्वावलंबी होना है। कौन से देश के अंदर भारत सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं, स्टार्टअप से लेकर के MSME के से लेकर के कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ कर रही है। उन सारे योजनाओं को वह लेकर के आगे बढ़ेगा, तभी जा कर के आदिवासी का उत्थान होगा, उनकी प्रगति होगी, उनकी समृद्धि होगी। ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि पिछले 5 सालों से झारखंड में अगर देखा जाए इस सरकार से पीछे पहले बीजेपी की सरकार रही थी, तो क्या उस समय झारखंड के जो आदिवासी क्षेत्र के दूर दराज के जंगलों में रहने वाले लोग थे उनके लिए कुछ सुविधाएं शुरू की गई थी? निश्चित रूप से झारखंड वर्षों से उपेक्षित और जिस प्रकार से अगर हम कहें तो उनको कोई भी उस क्षेत्र को, उस राज्य को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एकीकृत बिहार था उस समय भी, उनके नाम पर बहुत सारे योजनाएं हुई। केंद्र में दूसरे लोगों की सरकार थी, उसमें जो है ये कई प्रकार के जनजातियों की योजना थी। उसमें से मुख्य रूप से ये ट्राइबल के लिए जो है एक अलग से प्रावधान है जो कि उन जनजाति क्षेत्र में वो काम हो, जिसके लिए बजटीय प्रावधान होता था। लेकिन ये जो है उस योजना को जरूर राज्य के अंदर भेजा जाता था, लेकिन उस राज्य के लोगों ने उनके नाम से
उनके लिए जो योजना होना चाहिए था वह ना होकर के कहीं सड़क बना रहा है, कहीं नाम के लिए पुल बना रहा है, लेकिन वो भी नहीं बना पाया और केवल राशि का दुरुपयोग किया। आज पिछले दिनों में हमारी सरकार वहाँ पर झारखंड में थी। आज आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लगभग गांव से मुख्य पथ पर जो संपर्क पथ होता है, ऐसे देश के यशस्वी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है ग्राम प्रधान सड़क योजना जो प्रारंभ किया था, उसके योजना के अंतर्गत अब लगभग गांव में पक्की सड़क पहुंच गई है। अब गांव का जो आदिवासी किसान के रूप में जो है अपने खेतों में जो है फल सब्जी उत्पादन कर रहे थे, उस फल सब्जी को आराम से कोई भी संसाधन से वो बाजार तक पहुंचा रहा है और वो अपना आमदनी प्राप्त कर रहा है। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ पर आदिवासी की विकास के लिए वो आदिवासी विकास परिषद का गठन सरकार के अंदर किया गया था। और उन आदिवासी गांव में कौन से ऐसे जो है आवश्यकता वाली जो योजना है उसका चयन वो लोग समिति के माध्यम से करते थे, सरकार को भेजते थे, फिर वैसे आवश्यकता वाली योजनाएं उस गांव में पहुंचता था। कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो झारखंड में लगभग जो है 100% आदिवासी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने देखा कि इनकी उन्नति प्रगति होगा तभी जाकर के राज्य आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनजातियों के लिए वो विकास के कामों को सृजित करने का काम किया, जिसमें एक मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया था। वहाँ जो है अगर जिसके पास 5 एकड़ से कम भी है तो उसके लिए जो है 5,000 का यह प्रावधान किया गया था। और किसानों को, आदिवासियों को 5,000 अगर समय से पैसा मिल जाता था तो वो अच्छा बीज और अच्छा खाद लेकर के वो समय से खेती करता था, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ रही थी और वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये सारी योजनाएं हमारे पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ किया गया था और यह विकास का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में किसी कारण से दूसरे दल की सरकार स्थापित होगी, ऐसी सारे योजनाओं को बंद कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछली हमारी सरकार थी उस समय इनकी उन्नति प्रगति के लिए बहुत सारे योजनाएं प्रारंभ किए गए थे। और अब लगभग जो है जनजाति जो भाई बहन हैं, अब उनके लिए जो प्रावधान किया गया था, जिसके चलते अब जागृति भी आ रही है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ के पढ़े लिखे आदिवासी भाई बहन अफसर हुए हैं, पदाधिकारी हुए हैं, कर्मचारी तो बहुत सारे हुए हैं, नीचे का बहुत पोस्ट में हुए ही हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान पहले कभी नहीं था जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के आदिवासी लोग जो उस सरकारी नौकरी में आ सकते हैं और पदाधिकारी बनना तो दूर की बात थी। तो इस प्रकार से जो है विकास का काम वहाँ आगे बढ़ा था। अभी भी चल रहा है। अभी सारी योजनाएं ठप है, कोई ना वैकेंसी निकल रहा है, ना कोई योजनाएं चल रही। चलाए गए योजनाओं को भी वो बंद कर दिए गए हैं। वहाँ बहनों के लिए जो है एक प्रावधान किया गया था कि वहाँ पर अगर 50 लाख की संपत्ति है तो 1 रुपया में उसका रजिस्ट्री हो जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी बंद कर दिया गया है। बाकी बहुत सारे चीज़ें थे। किसानों के लिए जो है सिंगल विंडो बनाया गया था। सिंगल विंडो के माध्यम से आखिर किसान झारखंड में ज़्यादा आदिवासी है तो किसान ही है, तो किसान के नाम से हो, आदिवासी के नाम से हो, उनके लिए जो है विकास के लिए जो है एक योजना बनाई गई थी कि कैसे वो अपने जो उत्पाद को दुगुना कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इसलिए सिंगल विंडो किसानों के लिए किया गया था। उस सिंगल विंडो को भी बंद कर दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने उनको आगे बढ़ने के लिए, विकास की रास्ते से बढ़ने के लिए
देश और दुनिया के मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की थी, और अब फिलहाल जो बंद हो चुकी हैं। निश्चित रूप से अभी बंद है। तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ मैं, तो कि आप अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहाँ की ऐसी जनजातीय हैं, वहाँ के लोग हैं जो सबसे अधिक तेज़ी से मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जुड़ते जा रहे हैं? देश के अंदर जहाँ कहीं भी के हो जनजाति, मैंने पूर्व में कहा कि अब डिजिटल दुनिया हो गया है, डिजिटल इंडिया भी अब लगभग उस रास्ते में आगे बढ़ कर के बहुत आगे बढ़ चुका है। सबके पास अब जो है एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आ गई है। उसको देख करके सब लोग अब प्रयास कर रहा है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन उसके इच्छा, उसकी बाकी मतलब सक्रियता के साथ साथ सरकार को उन लोगों के लिए संसाधन की उपलब्धता कराएं। संसाधन उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसलिए ये पर्टिकुलर कोई एक जगह का जनजाति कहाँ का ऐसा है नहीं। पिछले दिनों में मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो है मीना जनजाति है, वो एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होकर के, थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड होकर के, तो सरकारी नौकरियों में, पदाधिकारियों में वो ज़्यादा देश के अंदर आए हैं। लेकिन अब देश के हर कोने से अब निकलना शुरू हो गया है। मतलब हर राज्य में अब जनजातियों को लेकर हर राज्य के लोग अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब देख लिया कि हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में एक बटन दबाने से पूरा सारा चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। बात ये भी है सर कि सदुपयोग वाली चीज़ें अगर उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, लेकिन उसका सदुपयोग कौन कौन कर पा रहा है इस मामले में, वो जरूरी। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सदुपयोग निश्चित रूप से सब लोग करेगा, लेकिन उसके लिए जो संसाधन होना चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं होना चाहिए, ये बुनियादी सुविधा पहुंचेगा तो सारे लोग उपयोग करेंगे। अगर आप खेती करना चाहते हैं, आपके पास खेत नहीं रहेगा और खेती करने के लिए उपकरण नहीं रहेंगे, उसके लिए बाकी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो आप खेती कैसे कर पाओगे? इसलिए संसाधन की उपलब्धता और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं दी जाएगी तो निश्चित रूप से सब लोग अब आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि आप जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मामले में, जनजाति मामलों में, तो आप पूरे देश के ऊपर, आप पूरे देश से सवाल भी उठ सकते हैं, आपके ऊपर पूछे भी जाएंगे आपसे कि वो कौन सी जनजाति है इस वक्त जिनके विलुप्त होने का खतरा इस वक्त सबसे ज़्यादा मंडरा रहा, उन्हें संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक जनजातियों का प्रश्न है, लेकिन आज के दिन में मैं देश भर में घूमता हूँ तो केवल जनजाति का प्रश्न नहीं है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई ऐसे समुदाय हैं जो कि संसाधनों के अभाव में ही ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो है देश के अंदर जनजाति गांव उपेक्षित रहा था, जिसके कारण वहाँ जनजातियों का जो है मृत्यु दर ज़्यादा था और जो है जन्म जो दर है वो जो भी रहे, लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा था, जिसके कारण वहाँ लोगों की संख्या कम रहती थी। लेकिन अब जो है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किस प्रकार से बुनियादी ढांचागत जो है योजनाएं कैसे हो सकती है, इसके लिए ध्यान रखा है। इसलिए अब तत्कालिक उदाहरण मैं बता सकता हूं कि दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी आया, बहुत बड़ा खतरा आया, इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से जो है रचनात्मक योजना करके देश के एक अंतिम छोर में बैठा हुआ जो एक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक बुनियादी सुविधा पहुँचाने का काम किया, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे तो उनके ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना का भी व्यवस्था कर दी, जिसके कारण आप देखते होंगे कि दुनिया में किस प्रकार से जो है लहर मारते हुए कोरोना बढ़ा घटा आगे किया, कितना हताहत किया, लेकिन इस देश के अंदर बहुत ही कम लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है। यह सीधा उदाहरण है। इसीलिए अब वहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे काम हो रहे हैं, इसलिए अब मृत्यु दर भी कम हो रही है, इसलिए अब विलुप्त होने का प्रश्न नहीं है। पिछले दिनों में ऐसा स्थिति जरूर था। बिल्कुल, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं
आपसे एक सवाल है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। हमारे झारखंड के कुछ सहयोगियों ने आपके लिए सवाल भेजा है। उन्होंने पूछा है कि झारखंड में 32 जनजातियों में से बहुत कम जनजाति समुदाय जैसे कि मुंडा, उरांव हो, खड़िया हो, संथाल आदि का बहुत विकास हुआ, लेकिन इनमें से और ये लोग जो हैं ये राजनीतिक पटल पर भी दिखाई देते हैं, लोगों के सामने भी दिखाई देते हैं, लेकिन कई समुदाय ऐसे हैं जिनके विकास के लिए उपाय शायद से नहीं किए जा रहे या उन तक वो विकास नहीं पहुंच पा रहे। यही वजह है क्या कि वो आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। मैंने पूर्व में ही कहा कि गाँव में, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, जिसके चलते वो लोग जो है पढ़ नहीं पाए, और पढ़ नहीं पाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज के दिन में मैंने कहा कि जनजातियों के लिए जो है वो स्कूल खुल रहे हैं, और उसमें पढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल और 15 साल के अंदर में ये जो आज का सवाल है शायद ये सवाल नहीं रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बदलाव आ सकते हैं आने वाले निश्चित से बदलाव आ गया है, आ रहा है, अब आगे बढ़ जाएगा यह बदलाव। अच्छा सर, झारखंड जो है एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, कुछ इलाकों में नक्सलियों का भी वहाँ पर ज़्यादा दबदबा रहता है, और हमारे प्रकृति के जो सबसे बड़े प्रेमी होते हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, यानी कि पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं आदिवासी लोग, वो भी जंगलों में रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं जंगलों में ये नक्सली भी जाके छुपते हैं। जो इनका, क्या आपको लगता है कि ये भी इनका जीवन प्रभावित करते हैं, या उनकी वजह से नक्सलियों का जीवन और नक्सलियों की वजह से जो है आदिवासियों का जीवन प्रभावित होता है? देखिए, वहाँ के जनजातियों को प्रभावित करने के लिए नक्सली कारण नहीं है, कारण है रोजगार। मैंने पूर्व में ही कहा कि रोजगार युक्त हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जिस प्रकार से भारत सरकार ने योजनाएं चला रही है, तो ना पलायन होगा। ये नक्सली के साथ जुड़ना भी एक पलायन है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी तो वहाँ कोई नक्सली नहीं रहेगा, और लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, और जो है ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, और लोग समाज के मुख्य धारा, देश के मुख्य धारा, दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर रोजगार पैदा कर दिया जाए तो ये नक्सली वाली समस्या खत्म हो जाएगी। अब पैदा हो गया है, लोग जुड़ गए हैं। इसीलिए आज देखते होंगे, आज से 20 साल 25 साल पहले जनजातियों में कोई भी जो व्यापार करने का आदत और मानसिकता नहीं थी, लेकिन इधर इन दिनों में 5-10 साल के अंदर अंदर में आप देखते होंगे कि जगह जगह अब जनजातियों की भी अच्छी अच्छी दुकानें दिखाई देंगी, चाहे खिचड़ी परोस की हो, चाहे तो आप रॉयल बिजनेस की बात करें तो कई जगह जो है गैस एजेंसी से लेकर के पेट्रोल पंप भी है, और कई जगह तो सब्जी के क्षेत्र में भी बिजनेस लोग कर रहा है। झारखंड के अंदर से कहीं अन्य प्रदेशों में कलकत्ता जा रहा है, राउरकेला जा रहा है, अन्य जगहों में सब्जी का भी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो है व्यापार के क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि रोजगार अब पकड़ रहा है, लोग अब जो है गति अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जो है अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ये जो है स्टार्टअप योजना के माध्यम से कई तरह के जो है अब पढ़ लिख करके लोग ये जो है ये जो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कई प्रकार के डाटाबेस का हो, बाकी चीज़ हो, इन सारे कामों में भी जनजाति युवक आगे आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब लोग मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ने की मनसा में, मानसिकता में आ गए। झारखंड में मौजूदा सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा विकास हो रहा है, या फिर जो महिला सुरक्षा की सवाल हैं, पर्यावरण से अवैध खनन के मामले थे जिनके ऊपर काफ़ी विवाद होता रहता है, उस मामले में आप क्या समझते हैं झारखंड सरकार? देखिए, झारखंड सरकार जो वर्तमान में है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। यह जो अभी सरकार जो वहाँ स्थापित है, एक तो है कि गठबंधन की सरकार है। उस गठबंधन में जो बड़े घटक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की सहयोग उसको हो रहा है, और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से केवल और केवल देश के लोगों को छलने का काम किया है और अपना झोली भरने का काम किया है।
इसलिए झारखंड के अंदर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री को वहाँ कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से जकड़ करके वो जो है दोहन करने का काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री को भी लग रहा है होगा कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, और अपने भी अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहा है, और वहाँ की जनता को वह जो है गुमराह में रखा है। बोलता है कि खजाना खाली है तो मैं कैसे विकास का काम कर सकता हूँ। झारखंड जो है एक बहुत रिच स्टेट है। झारखंड के धरती के अंदर जिस प्रकार से माइंस मिनरल्स है, दुनिया को वहाँ से वो देता है, इसके बावजूद वहाँ वह गरीब है। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो अमीरी की गोद में गरीबी पल रही है। ये व्यवस्था के कारण, और हमारी सरकार थी तो हम जो है इस गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया था, और वर्तमान सरकार है वो वहाँ की जनता को सेंटिमेंटल किसी न किसी चीज़ों में फंसा करके, उलझा करके, आंदोलन में डाल करके वो जो है विकास का काम नहीं कर रहा है। अगर आपको मैं बहुत और पीछे ले जाना चाहता हूँ तो मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ये देश जो है अंग्रेज़ों से गुलाम था और उसके आधार पर चलता था। आज हमारा झारखंड भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया है। उसके जो कुछ पिट्ठुए लोग जो यहाँ रह गए हैं, उसके इशारा पर जो है सरकार चल रही है। इसलिए वो लोग नहीं चाहता है कि आदिवासी आगे बढ़े। आदिवासी को हम अपने जो है इर्द गिर्द कुछ सेंटिमेंटल विषयों में फंसा के रख दें और वहीं ये लोग रह जाए और ये आगे ना बढ़े, ताकि हमारा वोट बैंक और मेरा काम चलता रहे। इन लोगों को धर्मांतरित भी करते रहें, इस प्रकार की उन लोगों की योजना है, जिसके चलते अभी का उदाहरण है। एक समुदाय जो है जनजाति से कट गया है और उसके धर्म गुरु कहते हैं कि जनजातियों को जो है एक धर्म कोड होना चाहिए। बिल्कुल, मांग बड़ी दिनों से उठी। यह जो है उन लोगों के द्वारा वहाँ की जनजाति को सेंटिमेंटल विषय पर ढकेल देना और अपना काम निकाल लेना। अब ये लोग कह रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, और यही लोग जो है 1911 में जब स्टेटस दिया जा रहा था तो उस समय उन लोगों के समूह को एनिमिस्ट कहा। 1921 में भी उसको एनिमिस्ट ही रखा, लेकिन 1931 में उन लोगों ने जो है जनगणना के साथ साथ वो एक सर्वे कराया, अनुसंधान कराया। इसलिए कराया कि 31 के पहले तक मुसलमानों के लिए कम संख्या देश में रहने के कारण वह विशेषाधिकार का प्रावधान था और उससे सुविधा उसको प्राप्त होता था। 31 तक में इस देश के अंदर में बहुत सारे यहाँ के उन दिनों के एनिमिस्ट आज के जो है ट्राइबल धर्मांतरित करके ईसाई हो गए थे। तो उस समय क्या है कि उन लोगों ने देखा कि जब मुसलमानों को विशेषाधिकार का सुविधा मिल रहा है तो इन लोगों के लिए भी एक स्टेटस दे दिया जाए। तो उस समय के एनिमिस्ट से हटा करके धर्मांतरित जो लोग थे उसको जो है भारतीय ईसाई का स्टेटस दे करके विशेषाधिकार का लाभ दिलाना शुरू कर दिया। और जो है उसी समय एक नया शब्द निकाला, ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति, और अलग कर दिया गया उसको। यानी इन लोगों को यह भी परिभाषा दिया गया उन्हीं लोगों के द्वारा सर्वे के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, कि ये वो लोग हैं भारत में प्रचलित हिंदू धर्म को आदिम स्वरूप में मानने वाले सनातनी लोग। ये एनिमिस्ट कहिए या ट्राइबल कहिए, ये लोग हैं। ये परिभाषा उन लोगों ने दिया। यानी उस समय वही लोगों ने आज के आदिवासी को हिंदू हैं बोला, और आज जो है वही लोग तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा अलग धर्म कोड होना चाहिए बोलता है। तो मेरा इस बात का संदर्भ यही है कि वो लोग सोचता है कि दुनिया को भी हम ही चलाएं,
किसी देश को भी षड्यंत्र के माध्यम से चलाएं, किसी समुदाय को भी हम षड्यंत्र के माध्यम से अपने पॉकेट में रखें, ये उनकी मंशा और योजना है। और उसके चंगुल में झारखंड सरकार अभी चल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदिवासी का वो लोग विकास नहीं चाहता है, लेकिन अब जनजाति लोग जाग रहा है। मैं भी अब देश भर में घूम करके इन बातों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब जनजाति ऐसे जाल में फंसने वाला नहीं है, अब आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई और सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि आखिर उनके साथ खेल कैसे हुआ, जो जनजाति लोग हैं उनके साथ खेल कैसे हुआ, आज उन्हें हिंदू नहीं बताया जा रहा। लेकिन बात यह भी कि आज के समय में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। कई राज्यों ने कानून भी बना लिए। क्या झारखंड में हम देख सकते हैं आने वाले समय में बीजेपी इसकी मांग कर सकती है? निश्चित रूप से झारखंड में धर्म परिवर्तन के लिए जो कानून बना हुआ है, अभी फिलहाल से फिर से मांग उठी। मांग तो उठ रही है कि इसको ठीक से लागू करें। धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध के लिए कानून बनी हुई है, इसको ठीक से लागू करें, यह मांग चल रही है। आपने हमसे बात की पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ से, ट्राइबल न्यूज़ को आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, मैं चाहता हूं कि आप पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ के लिए कोई एक अंतिम संदेश दीजिए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम। निश्चित रूप से आपने पूरे देश, राज्य देश की जनता समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के जो उनके जो विषय हैं, बातें हैं, या तो देश के विकास की बातें हैं, इसको आप जो है पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से और यहाँ ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही यह अच्छा कार्य है, यह अच्छा संकेत है कि आपके माध्यम से लोग आपकी बातों को सुन करके जागरूक हों और देश के विकास के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नए भारत की कल्पना करके आगे चल रहे हैं, इसके लिए आप एक संवाहक के रूप में आगे बढ़ेंगे। ऐसी बातों के साथ आप दोनों चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पर्यावरण पोस्ट, हमारे साथ थे समीर उरांव जी जो राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।